नमस्कार विद्यार्थियों। आज पुनः हम एक बार कर्नावर करियर इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सबके बीच में जुड़ रहे हैं और आज हम आप सबके बीच में कक्षा 12वीं की इतिहास का पहला चैप्टर आप सबके बीच में ला रहे हैं। सभी विद्यार्थियों की एक मांग थी कि कला संकाय से जुड़े जो भी विषय है वो हमारे बीच लाए जाएं और जिन पर हमें क्लासेस चाहिए, तो आप सबकी मांग के अनुसार हम आप सबके बीच में कक्षा 12वीं के इतिहास का पहला चैप्टर हड़प्पा सभ्यता लेके आए हैं। और कहा यह जाता है कि अगर पढ़ाई से जुड़ना है तो पढ़ाई के लिए कुछ करना होगा, तो कहते हैं कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, चलो हर कदम ऐसा कि निशान बन जाए, चलो हर कदम ऐसा कि निशान बन जाए, जिंदगी काट तो हर कोई रहा है, जिंदगी काट तो हर कोई रहा है, जियो ऐसे की मिसाल बन जाए, जियो ऐसे की मिसाल बन जाए। तो आप सबसे यही उम्मीद है कि आप सब भी जीने के लिए नहीं बल्कि कुछ करने के लिए पैदा हुए हैं और वो जज्बा, वो विश्वास, वो धैर्य, वो उत्साह वो हर एक विद्यार्थी के अंदर होना चाहिए, ताकि तभी तो हम पढ़ाई कर पाए। पढ़ाई का संबंध केवल कलम और पुस्तक तक नहीं है, पढ़ाई का संबंध उस व्यक्ति के अंदर, उस विद्यार्थी के अंदर, उस जिज्ञासु के अंदर वो धैर्य, वो उत्साह, वो जिज्ञासा होनी चाहिए जो एक प्रिय विद्यार्थी में, एक आदर्श विद्यार्थी में होती है। तो आइए आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय। आज हम समझने वाले हैं कक्षा 12वीं की कला संकाय का आर्ट्स का जो पहला चैप्टर है इतिहास का, हड़प्पा सभ्यता। तो हम यहाँ हड़प्पा सभ्यता का पहला चैप्टर समझ रहे हैं, ईंटें, मनके एवं अस्थियां। तो आप सबको मेरा उम्मीद है कि आप सब एनसीईआरटी पढ़ रहे होंगे और किसी भी बोर्ड का विद्यार्थी हो, चाहे एमपी बोर्ड का हो, यूपी बोर्ड का हो, बिहार बोर्ड का हो, किसी भी बोर्ड का हो, एनसीईआरटी आपको पढ़नी ही है और ये एनसीईआरटी ही से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाता। इसलिए मैं सभी विद्यार्थियों को ये सजेस्ट करता हूँ, ये सुझाव देता हूँ कि आप सबको एनसीईआरटी जरूर पढ़नी चाहिए। तो यहाँ हम देखने वाले हैं आज चैप्टर फर्स्ट, हड़प्पा सभ्यता, जिसमें हम पढ़ेंगे, जिसमें ईंटें, मनके और अस्थियां। अब यहाँ बेटा हम समझने वाले हैं कि आपकी की जो कक्षा 12वीं की किताब है उनमें इतिहास की कोई 3 किताबें हैं। यहाँ इतिहास की आपकी कोई 3 किताबें हैं 12th में। पहली हम जिसको कहेंगे प्राचीन इतिहास, दूसरी वाली को जिसे हम कहेंगे मध्य इतिहास और तीसरी वाली जिसे हम कहेंगे आधुनिक इतिहास। इस प्रकार हम 3 किताबें आपके इतिहास में दी गई है, जिसमें से आज हम पहली किताब जो कि प्राचीन इतिहास है उसका हम पहला चैप्टर ईंटें, मनके एवं अस्थियां और हड़प्पा सभ्यता पढ़ रहे हैं। तो आज हम समझेंगे कि 4000 से 4500 ईसा पूर्व, 4000 से भी अधिक पुरानी जो सभ्यता हमारे बीच रहे, हमारे पूर्वजों ने कैसे संस्कृति और सभ्यता को उस समय उत्पन्न किया, उस समय विकसित किया और जिसकी झलक आज भी लोग पढ़ रहे हैं। मतलब आज हम ये पढ़ेंगे कि हमारे पुराने समय के जो पूर्वज थे, तकरीबन 4000 से 4500 वर्ष पूर्व जो हमारे बीच में लोग थे, उन लोगों ने कैसे सभ्यता का विकास किया। मतलब आज की तुलना में, आधुनिक समय से अगर हम उसकी तुलना करें तो आज की तुलना में उस समय के लोग अधिक विकसित थे। उस समय के घर जरूर मिट्टी के बने हो लेकिन सड़कें पक्की बनी थी। उस समय की जल व्यवस्था, उस समय वहां पर डस्टबिन का होना, कचरे की व्यवस्था होना, वहां पर स्नानागार का होना, वहां पर वियर हाउस का होना, अन्नागार का होना, उस समय कला का विकास, उस समय संस्कृति का विकास, उस समय शिक्षा का विकास। माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में जो लिपि थी उसे हम भाव चित्रात्मक शैली कहते थे। हालांकि इसे हम आगे चल के जो पुरातत्वविद हुए, जो इतिहासकार हुए, उन्होंने इसे पढ़ तो नहीं पाया, लेकिन वहां माना जाता है कि वो अपने भावों को चित्रों के अनुसार दर्शाते थे। मतलब आज से बहुत आगे थे। तो समझ सकते हैं उनका मानसिक स्तर क्या रहा होगा, उस समय के लोगों की सोच कैसी रही होगी। तो यहाँ हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो हड़प्पा सभ्यता दुनिया की सबसे बड़ी हड़प्पा सभ्यताओं में गिनी जाती है। तो आज चैप्टर का नाम है बेटा ईंटें, मनके और अस्थियां। देखिए आप लोगों को बहुत तरीके से पढ़ना है। पहले हमें ये देख लेना है कि बोरिंग आपको ना लगे, तो उसको हम बहुत बिल्कुल स्टोरी टाइप में पढ़ेंगे। हम ये समझेंगे कि आखिर उसमें दिया क्या है और इसमें सीखने वाला क्या। अगर आप केवल परीक्षा की दृष्टि से पढ़े तो शायद समझ में ना आए, और आप ऐसे पढ़े कि जैसे मुझे उससे कुछ सीखना है,
तो फिर शायद आप उसे सीखने की जरिए उसको समझ पाए, और सीख गए तो परीक्षा में भी लिख दो। तो इस प्रकार आपके में कोई 3 किताबें हैं, जैसे प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास और आपका क्या कहेंगे आधुनिक इतिहास। आज पढ़ने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में, कि आखिर हड़प्पा सभ्यता का विकास कैसे और कहां और कब हुआ। तो देखते हैं। ईंटों का मतलब होता है बेटा ईंटें ही, आपके मतलब ईंटों का मतलब ईंटें ही होता है। मन के माने होता है मोती, और अस्थियां होती है मरे हुए लोगों की। मरे हुए जो अवशेष बचते हैं शवों के जो अवशेष बचते हैं उसको हम क्या कहते हैं, अस्थियां कहते हैं। शवों के जो अवशेष बचते हैं, मृत अवशेष, शवों के मृत अवशेष, शवों के जो मृत अवशेष हैं वही अस्थियां कहलाती है। आइए समझते हैं। सभी बच्चे जो भी वीडियो देख रहे हैं, आप सब ध्यान रखें कि हमें एनसीईआरटी पढ़नी है, इसीलिए देखते हैं। हड़प्पा मोहर संभवतः हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। और आपको जो हड़प्पा सभ्यता थी ना बेटा, उसमें हमें क्या देखने को मिली है, मोहरें देखने को मिली है, जिसमें सैल खड़ी नामक पत्थर से बनाई गई इन मोहरों पर सामान्य रूप से जानवरों के चित्र तथा एक ऐसी लिपि के चिन्ह उत्कीर्णित है जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। मैंने बोला ना आपसे, हड़प्पा सभ्यता में और बेटा हड़प्पा सभ्यता को ही हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं हड़प्पा सभ्यता को, ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम सिंधु, क्योंकि यह सिंधु क्षेत्र में उत्पन्न हुई सभ्यता थी। तो ये माना जाता है कि यहाँ पर हमें मोहरें मिली हैं, और बेटा इन मोहरों पर हमें चित्र मिले हैं, इन मोहरों पर हमें लिपि मिली है, लिपि के चिन्ह मिले हैं। तो हमने आपसे कहा था कि उस समय हड़प्पा सभ्यता में मोहरें मिली, और वो मोहरें बनाई जाती थी, ये इंपोर्टेंट है ध्यान रखना, वो मोहरें किसकी बनाई जाती थी, सैल खड़ी के पत्थर की। किसकी, सैल खड़ी के पत्थर की। तो सैल खड़ी नामक पत्थर होता था जिससे ये मोहरें निर्मित की जाती थी, बनाई जाती थी, और नामक पत्थर से बनाई गई थी। मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र तथा ऐसी लिपि के चिन्ह उत्कीर्णित हैं जिन्हें अभी तक क्या नहीं किया गया, पढ़ा नहीं गया है। मैंने बोला ना भाव चित्रात्मक शैली थी जिसे हमने आज तक नहीं पढ़ा। फिर भी हमें इस क्षेत्र में उस समय बसे लोगों के जीवन के विषय में उनके द्वारा पीछे छोड़ी गई पुरावस्तुएं, जैसे उनके आवासों, मृदभांडों, आभूषणों, औजारों तथा मोहरों, दूसरे शब्दों में पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से बहुत जानकारी मिलती है। तो बेटा एक देखो, हमें जो जानकारी मिलती है तो हम ये मान लेते हैं कि कुछ पुरातात्विक साक्ष्य मिले, पुरातात्विक साक्ष्य मिले। अभी पुरातात्विक साक्ष्य भी होते हैं जो बहुत ही पुराने होते हैं, जिनमें हमें आभूषण मिल गए, आवास मिल गए, मृदभांड मिल गए, औजार मिल गए। अच्छा एक बात बताइए, अगर इतिहास की कोई पुरानी चीज के बारे में हमें जानना है तो जानने का कुछ माध्यम तो होना चाहिए। बिना माध्यम के हम कैसे जान पाएंगे कि उस समय क्या हुआ होगा। अनुमान लगा सकते हैं लेकिन प्रमाण तो कुछ ना कुछ चाहिए ना। तो जब हम किसी सभ्यता वाले स्थल पर जाके, जो पुरातत्व विभाग है वो जाके खुदाई करता है, वो खुदाई के समय उन्हें जो ऐसी चीजें मिलती हैं पुरा स्थल से जो कि उस समय की एविडेंस बनती है, सबूत बननी है, और ये बताते कि यहाँ पे ये हुआ होगा। और अच्छा एक बात और, इतनी पुरानी चीजों को हम कैसे पता करते हैं कि ये कितनी पुरानी रही होगी। तो हड़प्पा सभ्यता हुई, दुनिया की जो बहुत बड़ी सभ्यता हुई, जिसमें हड़प्पा सभ्यता है, आपकी मेसोपोटामिया की सभ्यता है, कक्षा 11वीं में आप पढ़ के आए हैं, रोमन सभ्यता है। इन सब में आप सबने देखा है कि इस सभ्यता का समय का आकलन हम किस विधि के द्वारा करते हैं। तो इस विधि को हम कहते हैं बेटा C14 कार्बन 14। इस विधि के द्वारा हम किसी भी पुरातात्विक वस्तु के समय का आकलन कर लेते हैं, समय की गणना कर लेते हैं। तो यहाँ यही कहा गया है ना बेटा, इसके बारे में हम ये पढ़ रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता के समय हमें कुछ मोहरें मिली हैं, और उन मोहरों पर हमें कुछ जानवरों के चिन्ह और कुछ लिपि के चिन्ह हमें मिले हुए है ना। जानवरों के चित्र मिले और लिपि के चिन्ह मिले। और यहाँ जो पत्थर हुआ करता है जिनसे मोहरें बनती थी उसका सैल खड़ी नाम है। क्या है बेटा, सैल खड़ी नाम है। आगे पढ़ रहे हैं, आगे कह रहे हैं कि पुरातात्विक
जो हमें वस्तुएं मिली है जिनमें आवास है, रहने वाले घर है, मृतभांड है, जो बर्तन होते हैं, एंड आभूषण हो गए, औजार हो गए, मोहरे, दूसरे शब्दों में पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से बहुत जानकारी मिलती है। उस समय हमें पुरातात्विक स्थल मिले जिनसे इनके बारे में या हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमें जानकारी मिलती है। आगे देखते हैं। आगे कह रहे हैं कि पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से बहुत जानकारी मिलती है। अब हम देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के विषय में क्या और कैसे जानते हैं। हम यहाँ अन्वेषण करेंगे, क्या हम यहाँ अन्वेषण करेंगे कि पुरातात्विक साक्ष्यों की व्याख्या कैसे की जाती है और इन व्याख्याओं में कैसे कभी कभी बदलाव आ जाता है। निश्चित रूप से सभ्यता के कई पहलू आज भी हमारी जानकारी से परे हैं और हो सकता है हमेशा ही रहे। तो जरूरी थोड़ी है कि पुरातत्व विभाग जो वहां गया, ऐतिहासिक स्थल के जो साक्ष्य मिले, वो साक्ष्यों में कुछ साक्ष्य ऐसे भी हैं जो हमें अभी तक नहीं मिले, और जरूरी नहीं जो नहीं मिले जो आगे भी मिल जाए। तो मैं आपसे कह रहा हूं, जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो बेटा इतिहास को हम इसका थोड़ा बेसिक समझ रहे हैं, तो यहाँ समझते हैं, यहाँ आपको समझाते हैं कि आखिर इतिहास में यहाँ समझते हैं। देखिए आपका जो इतिहास है, इतिहास की जब बात की जाए तो मुख्यतः इतिहास को बेटा 3 प्रकार में विभाजित किया गया। कितने प्रकार में विभाजित किया गया? 3 प्रकार। सबसे पहले वाले भाग को हम कहेंगे बेटा प्राग ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक काल, क्या कहेंगे? प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरे वाले भाग को हम कहेंगे आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल। और बेटा तीसरे वाले भाग को कहेंगे हम ऐतिहासिक काल। क्या कहेंगे? ऐतिहासिक काल। अब ये प्राग ऐतिहासिक काल क्या है? प्राग ऐतिहासिक काल क्या है हम समझते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल का मतलब क्या है, यहां हम समझने वाले हैं। प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम जिसका अध्ययन करते हैं हम उसे कहते हैं, हम उसे क्या कहेंगे बेटा? हम उसे कहेंगे पाषाण काल। क्या कहेंगे? पाषाण काल। फिर पाषाण काल को भी कई प्रकार में बांटा जाए, जैसे कहेंगे पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और निम्न पाषाण काल। फिर पुरापाषाण काल को भी कई प्रकार में बांटा जाएगा, है पुरा निम्न पाषाण काल, पुरा मध्य और पुरा उत्तर पाषाण काल जैसे कहेंगे। तो यहाँ पाषाण काल का मतलब है पत्थर का युग। क्या बेटा? पत्थर का युग। और आद्य ऐतिहासिक काल में यहाँ ये माना जाता है, यहाँ ये माना जाता है पुरापाषाण काल में बेटा, यहाँ ह्यूमन सेपियंस की बात की जाएगी, यहाँ आदि मानव की बात की जाएगी कि पाषाण काल में हमारा मनुष्य का जीवन कैसा हो रहा होगा। तो यहाँ ये पत्थर का युग रहा जिस समय हमने अपना जीवन शुरू किया। पत्थर जिस समय मनुष्य की आवश्यकताओं का सबसे महत्वपूर्ण साधन था, जब हम पत्थर का उपयोग आदि मानव के समय करते थे। तो जहाँ पुरापाषाण काल, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल के बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ ये माना जाता है क्योंकि यहाँ इतना ज्यादा डेवलपमेंट था नहीं, तो ना तो यहाँ कुछ लिखा गया, और जब लिखा ही नहीं गया तो पढ़ा कैसे जाएगा। तो ये माना जाता है ना तो यहाँ कुछ लिखा गया और ना कुछ पढ़ा गया। अब बात करेंगे आद्य ऐतिहासिक काल की। तो बेटा आद्य ऐतिहासिक काल में हम जिसका अध्ययन करेंगे उसे हम कहेंगे हड़प्पा सभ्यता, जिसका अध्ययन हम यहाँ कर रहे हैं। कक्षा 12वीं का जो पहला चैप्टर उसमें हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। अच्छा हड़प्पा सभ्यता में क्या हुआ? देखो बेटा यहाँ लिखा तो गया, यहाँ लिखा तो गया लेकिन पढ़ा नहीं गया, क्योंकि हमें समझ में ही नहीं आया, इसलिए यहाँ लिखा गया लेकिन पढ़ा नहीं गया। ऐतिहासिक काल में क्या होगा? ऐतिहासिक काल में ये होगा, ऐतिहासिक काल में यहाँ पर मनुष्य बहुत ज्यादा विकसित हो चुका होता है, साक्षरता दर बढ़ती जाती है। तो हम यहाँ कहते हैं कि यहाँ पर लिखा भी गया और पढ़ा भी जाएगा। क्या कहेंगे? यहाँ लिखा भी गया और पढ़ा भी गया। तो यहाँ हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में अध्ययन करेंगे और आप आद्य ऐतिहासिक काल के अंदर, और जिसकी समय सीमा कोई है 2500 से लेकर 1700 तक, 2600 से लेकर कोई 1750 तक, ये वाली मान्यता, हालांकि कई कई अलग अलग मान्यता है। 2500 से लेकर, इसका जो मुख्य मान्यता मानी जाती है 2600 से लेकर 1750 के बीच में। सॉरी देखते हैं, 2500 लेकर 1750, एक होगी 2500 से लेकर 1750 और एक होगी 2600 से लेकर 1900 तक।
तो बेटा ये दो मान्यताएं मानी जाती हैं कि हम हड़प्पा सभ्यता का विकास इन समय काल में हुआ 2600 से 1900 के बीच ईसा पूर्व में, और एक आपका 2500 से 1750 के बीच में, ईसा पूर्व के बीच में। तो यहाँ बात हमने कि अब हम पुनः अपने हड़प्पा सभ्यता पर वापस आ रहे हैं। ये इतिहास का वर्णन था और ऐतिहासिक वर्णन में हमने ये समझा, और इसमें जाके हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता और भारतीय इतिहास के विषय। तो यहाँ आपको जो चित्र दिख रहा है, यहाँ ये कहा गया है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत, हड़प्पा सभ्यता में बेटा हम किस चीज के बारे में पढ़ेंगे कि भारत में जो सभ्यता पनपी, जो भारत का उत्तर पश्चिमी वाला भाग, भारत का जो उत्तर पश्चिमी भाग है, वहां बेटा सिंधु क्षेत्र हुआ करता था। सिंधु नदी हुआ करती थी, भारत की एक प्रमुख नदी थी, जहां 5 नदियों का एक साथ मिलना था। सिंधु, सतलुज, ब्यास, रावी, झेलम, चेनाब जैसी नदियां एक साथ मिलती थी। और उसी क्षेत्र में सिंधु जैसी जगह पर अब जो भाग पाकिस्तान में सिंधु, आप आज हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान में है, वो भारत में हुआ करता था। 1947 के विभाजन के बाद जो भारत का स्थान था वो पाकिस्तान में चला गया। तो आज ये है पाकिस्तान में है मोहनजोदड़ो और आपका हड़प्पा, और जो स्थान है वो भारत में। तो आपको ये मोहर दिख रही होगी, ये मोहर को ध्यान से देखिए। ये मोहर बेटा एक हड़प्पाई मोहर है, और ये पता है किस पत्थर पे बनी है? यह बहुत मुलायम पत्थर होता है जिसे कहते हैं सैल खड़ी का पत्थर। क्या कहते हैं बेटा? पूछा जाता है परीक्षा में, ध्यान रखें, सैल खड़ी का पत्थर। और इस पर एक श्रृंगी पशु का चित्र बना है, एक श्रृंगी पशु। बेटा इनके यहाँ एक श्रृंगी पशु हमें बहुत बार देखने को मिलेगा, जिसका कोई एक शींग होगा यहाँ पर हमें, और यहाँ पे कुछ हमें कलाएं भी देखने को मिली, यहाँ पर कुछ चिन्ह भी मिले, कुछ लिपि भी मिली है। तो ये लिपियां हम पढ़ तो नहीं पाए, लेकिन ये माना जाता है कि ये लिपियां भाव चित्रात्मक थी। तो यहाँ एक श्रृंगी पशु के बारे में हमें जानकारी मिलेगी। आगे हम बात करने वाले हैं कि आखिर हड़प्पा सभ्यता में आगे क्या होगा। तो शर्तें, स्थान और समय। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हमने आपसे कहा ना, हड़प्पा सभ्यता का बेटा दूसरा नाम जो है उसे हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि यह सिंधु घाटी में पनपी थी। जो सिंधु नदी थी उसी क्षेत्र में हड़प्पा आता था। तो हड़प्पा सभ्यता का पहला नाम हड़प्पा सभ्यता है, दूसरा हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कह देते हैं, और इसे हम इंडस सिविलाइजेशन भी कहते हैं। तो के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा शब्द, जो हड़प्पा शब्द है बेटा, उस स्थान से लिया गया है जहां सभ्यता की पहचान की गई थी। तो हमने कहा सबसे पहले हड़प्पा नामक जगह पर यह स्थान खोजा गया, इसीलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। तो सभ्यता का कुल समय काल था 6000 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक है। ये माना जाता है कुल समय था इसका 6000 से 1300 ईसा पूर्व तक। ये हड़प्पा सभ्यता का कुल समय था, कुल अवधि थी, और जिसमें हमने क्या करेंगे, इसे हम 3 चरणों में बांटते हैं। हम इसी को 3 चरणों में बांटते हैं, जिसका हम प्रथम चरण जो पढ़ेंगे प्रारंभिक चरण। तो प्रारंभिक चरण सभ्यता की शहरी चरण, जिसे परिपक्व हड़प्पा कहा जाए। तो इस पहले वाले पार्ट को कहा जाएगा परिपक्व हड़प्पा, परिपक्व हड़प्पा, पहले वाले भाग को। और जो कि रहेगा 2600 से 1900 के बीच में। और दूसरा, ये पहला हो गया, दूसरा जो होगा कहा जाता था, और जो कि सबसे समृद्ध चरण है, सभ्यता का पतन 1900 ईसा पूर्व के आसपास शुरू होता है, और 1900 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक के पतन चरण को उत्तर हड़प्पा कहा जाता है। विशिष्ट हड़प्पा मिट्टी के बर्तन, ईंटें, पकी हुई और कच्ची दोनों हमें यहाँ देखने को मिलती हैं। विशिष्टताएं जो हड़प्पा थी, जहां जगह उस जगह की बात कर रहे हैं। और अन्य वस्तु जैसे मोहरे, बाट, मोती, तावे, कांस्य की वस्तुएं, विभिन्न प्रकार के टेराकोटी वस्तुएं हड़प्पा क्षेत्र के अलावा अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध और पाकिस्तान के पंजाब प्रांतों से पाई जाती हैं। इसके अलावा जम्मू, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग, गुजरात और महाराष्ट्र से साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो हमें ये कुछ साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा सभ्यता की, किस जगह पे कौन सी। तो हमें जो आज वर्तमान में जो भाग पाकिस्तान में है, भारत में वो करता था, जहां पर हमें पाकिस्तान का पंजाबी वाला क्षेत्र, पंजाब जैसी जगह पर, गुजरात जैसी जगह पर। और भारत में बात करें हड़प्पा सभ्यता के मुख्य स्थलों की, तो भारत में हमें मिलेगा पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में जैसी जगह पर हमें इसके कुछ स्थल देखने को मिलते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि आपकी जो हड़प्पा सभ्यता है, जिसको हड़प्पा नाम दिया गया क्योंकि हड़प्पा नामक जगह पर इसका विकास हुआ, और जिसे हमने 3 कालों में बांटा, जिसका कुल समय 6000 से 1900 था, जिसके 3 चरण हुए, जिसमें प्रारंभिक हड़प्पा जो हुआ उसकी समय सीमा हमने रखी 6000 से लेकर 2600 तक, और फिर 2600 से 1900 तक, और 1900 बाद में अंत में सबसे अंतिम चरण होता है। सबसे वाला जाता है, फिर बीच वाला जो चरण होता है जिसे हम
क्या कहते हैं, विकसित हड़प्पा भी कहते हैं, परिपक्व हड़प्पा भी कहते हैं, और बाद में सभ्यता का पतन होता है तीसरे चरण। तो यहाँ आप देख सकते हैं, देखो यहाँ की कला जिनमें हमने कहेंगे मनके हैं, बाट हैं, फलक है। मनके, बाट, मनके माने मैंने बोला मोती होते हैं, बाट है, बाट वही जो आप सब तौलते हैं, चीजों को तौलने वाले। फलक, और आपको यहाँ फलक भी दिए गए हैं। तो बाट है, फलक है, मनके हैं। उस समय कला बहुत विकसित थी, ये बात हमें यहाँ से देखने को मिलती है। और ये देखिए उस समय की हड़प्पा सभ्यता के कुछ मुख्य स्थल, कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था और कैसे ये फैली हुई थी। तो ये मैंने कहा आपका ये सिंधु वाला क्षेत्र, सिंधु वाला क्षेत्र, सिंधु, सतलुज, रावी, चिनाब, झेलम, ये 5 नदियां मुख्यतः हमें यहाँ मिलती हैं। और उत्तर हड़प्पा का जो मुख्य स्थल था, हड़प्पा स्थल का, वो मांदा था, जम्मू कश्मीर में है। जो मांदा कहाँ है बेटा, जम्मू कश्मीर में है। और आपको जो मुख्यतः हड़प्पा स्थल यहाँ दिख रहा है, तो मैंने कहा है जो भाग आपको यहाँ दिख रहा है, ये वाला, ये गुजरात वाला भाग है, गुजरात वाले भाग से ऐसे जाते हुए ये भारतीय मानचित्र पर दिखाया गया। अब इस रेड लाइन के इधर वाला जो भी भाग है वो आज वर्तमान में पाकिस्तान का है। तो आपका जो हड़प्पा है ये पाकिस्तान में है, और जो मोहनजोदड़ो है वो भी कहाँ है बेटा, पाकिस्तान में ही है। तो आपका जो चन्हूदड़ो है वो भी पाकिस्तान में है। आपका सुतका गंडोर है, ये है अफगानिस्तान, ये अफगानिस्तान में, कहाँ है, अफगानिस्तान में। और ये पूरे आपके मैप में 5 नंबर भरने को आते हैं। तो इनकी लोकेशन आप सबको पता होनी चाहिए कि कौन सी जगह कहाँ क्या होता है। और भारत में बात करें, भारत में मुख्य स्थल जो आपके हैं, तो हम इनको भी एक बार आपको लिख के बता दे रहे हैं कि कौन सी चीज कहाँ है, आपके मुख्य स्थल आपको कहाँ कहाँ मिलेंगे। और ये मुख्य स्थल पूछे जाते हैं, ध्यान रखें, पूछे जाते हैं भैया हड़प्पा सभ्यता के मुख्य स्थल कहाँ का है। तो देखो हड़प्पा स्थल, हड़प्पा स्थल सबसे पहले देखो मुख्य स्थलों में सबसे पहले हड़प्पा खुद ही है। आपसे पूछा जाए सबसे पहले खोजा गया स्थल, क्या पूछा जाए, यहाँ लिख ले रहा है हड़प्पा स्थल, और इधर लिख ले रहा है विशेषताएं, यहाँ लिख ले रहा है विशेषताएं। तो हड़प्पा क्या बेटा, सबसे पहले खोजा गया स्थल, सबसे पहले खोजा गया स्थल, सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा था, हड़प्पा। इसीलिए आपसे पूछा जाए सबसे पहले खोजा गया स्थल। लेकिन जब ये बात की जाए सबसे शहरीकृत स्थल, तो मोहनजोदड़ो आएगा। तो हम यहाँ बात करेंगे, हम बात करेंगे कि दूसरे स्थल पे हमारा आ जाएगा मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। और ये मोहनजोदड़ो ही की विकसित हुआ बहुत, सबसे शहरीकृत यहाँ ये सभ्यता का स्थल था। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, है ना, आपका मोहनजोदड़ो हो गया, चन्हूदड़ो हो गया है। और एक और अपन लिख देना सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर। ये आज वर्तमान में, ये पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान में, ये अफगानिस्तान में। अब भारत में जो स्थल है, तो मैंने कहा आपका रोपड़ है ना, आपका रोपड़ है, आपका बनावली है, आपका कालीबंगन है ना, बनावली होगा, कालीबंगन हो गया, आपका लोथल है, आपका धौलावीरा है। तो ये जो स्थल है, कुछ प्रमुख स्थलों के मैंने आप सबके नाम सामने नाम लिखे हैं, जिनमें हम ये कहने वाले हैं कि यहाँ पर जो प्रमुख स्थल रहे। जैसे सबसे पहला खोजा गया स्थल, और जी कब खोजा गया था ये मैं बता ही दे रहा हूँ। इसकी खोज बेटा हुई थी 1921 में, इसकी खोज हुई थी 1921 में। और खोजकर्ता का नाम क्या है, तो खोजकर्ता का नाम है दयाराम साहनी, दयाराम साहनी। फिर दूसरा जो स्थल है, इसकी क्या विषय, ये बेटा उस समय का हड़प्पा सभ्यता का सबसे शहरीकृत स्थल था, मोहनजोदड़ो, जहां हमें मोहनजोदड़ो में स्नानागार मिला है। तो यहाँ समझते क्या है, शहरीकृत स्थल था ये, जिसकी हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो शहरीकृत स्थल, शहरीकृत स्थल। और चन्हूदड़ो, यहाँ से हमें क्या मिला या इसकी क्या विशेषता थी, तो बेटा यहाँ इसकी विशेषता ये थी कि यहाँ ज्यादातर हमें शंख निर्माण,
जैसे चीजों के बारे में मिला है। यहाँ शंख निर्माण हुआ करते थे, मोतियों का निर्माण और कई प्रकार की कला से संबंधित कार्य होते थे। सुतका गैंडो, यहाँ से हमें नहरों का निर्माण, नहरों के प्रमाण मिलते हैं, नहरों के प्रमाण मिलते हैं। रोपड़, रोपड़ वर्तमान में पंजाब में है। कहाँ है? पंजाब में है। बनावली आपका हरियाणा में है। कालीबंगन आपका राजस्थान में है। कालीबंगन आपका राजस्थान में है। लोथल आपका गुजरात में है और धौलावीरा भी आपका गुजरात में ही है, गुजरात में ही है। तो जो कालीबंगन है बेटा राजस्थान, यहां से हमें जुते हुए खेत के प्रमाण मिलते हैं। जुते हुए खेत के प्रमाण मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं, है ना बेटा। कहां से? कालीबंगन से। बहुत बार पूछा गया है कि कालीबंगन नामक स्थल से हमें क्या मिले हैं, या जो किस जगह पे था? घग्गर नदी के किनारे था, है ना। लोथल, लोथल कहाँ है? गुजरात। यहाँ हमें क्या मिला है? यहाँ हमें बंदरगाह के साक्ष्य मिले, बंदरगाह के साक्ष्य। हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह होते थे, व्यापार उन्नत दशा में था, कला उन्नत दशा में थी। तो बेटा कितनी वेल एजुकेटेड, कितनी वेल स्ट्रक्चर उस समय की सिविलाइजेशन ये हड़प्पा सभ्यता रही। हम आज अपनी सोसाइटी को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, जहां सरकार विभिन्न प्रकार की योजनाओं को लाकर लोगों को संतुष्ट कर रही है, उनके बीच में सामंजस्य बिठा रही है, परंतु उस समय ऐसी कौन सी व्यवस्था रही होगी जो समाज को इतनी शांतिपूर्ण ढंग से उसका कह सकते हैं मार्गदर्शन कर रही थी। माना यह जाता है कि वहां शासक रहे होंगे या नहीं, तो इसका कोई हमें प्रमाण तो नहीं मिलता कि हड़प्पा सभ्यता काल में कोई शासक रहे होंगे, लेकिन माना यह जाता है कि वहां पर एक प्रकार की नीति चलती थी कि हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न स्थलों पर हमें कुछ एक जैसी चीजें मिली हैं, जैसे घर जरूर पक्की कच्ची मिट्टी के बने हुए लेकिन सड़कें पक्की बनी थी। आज हमारे यहाँ जो जन निकासी का सबसे बड़ा जो समस्या है, उस समय बेटा घर के बनाने से पहले ये क्लियर हो जाता था कि रोड बननी है, नालियां बननी है, और नालियां भी ऐसी नहीं, बकायदा अच्छे से कम 2 से 3 4 फीट नीचे, और फिर बीच बीच में उनसे कचरा निकालने की व्यवस्था, और आगे चल के बहुत बड़ा नाला पत्थरों से मिलकर बनाया गया, और घरों का जो पानी है वो सीधा नालियों में आ रहा है। नालियों का पानी बीच बीच में हौदियां बनी हुई हैं, उनसे उन्हें साफ किया जा रहा है, और कचरा अंदर जाएगा ही नहीं, डस्टबिन बना हुआ है। हमें कुएं देखने को मिलते हैं राहगीरों के लिए, और वहां पर हमें स्नानागार मिला है मोहनजोदड़ो में, स्नानागार में जहां पर सार्वजनिक स्नानागार था, और इतना विशाल स्नानागार के लोग देखते ही रह गए। अन्नागार मिला है, बियर हाउस मिला है। तो कितनी वेल एजुकेटेड और कितनी वेल स्ट्रक्चर ये सिविलाइजेशन थी, जिसके बारे में हम यहाँ पढ़ रहे हैं, और हमें अन्य अन्य जगहों पर, अन्य अन्य स्थलों से हमें इसके प्रमाण देखने को मिलते हैं। तो यही यहाँ ये कहा गया कि यहाँ पर आपको जो सभ्यता के कुछ स्थल दिखाए गए, जिसमें आमरी बालाकोट हो, आमरी हो गया, बालाकोट, मोहनजोदड़ो आप पाकिस्तान में है ना। आपकी जो हड़प्पा है ये भी पाकिस्तान में है। सुतका गैंडोर जो है बेटा ये अफगानिस्तान में है ना। ये कहाँ है? ये अफगानिस्तान में है। ये भी पाकिस्तान में है, ये पाकिस्तान में है। ये मैप में भरने को आते हैं बेटा, मैप में भरने को आते हैं कि कौन सा स्थल कहाँ है, भरिए आपके मैप में आते हैं। राखीगढ़ी ये रहा आपका, बनावली आपका ये रहा, राखीगढ़ी हो गया। रोपड़ भी है पंजाब में, और रोपड़ भी है, रोपड़ पंजाब में, राखीगढ़ी है। बनावली आपका हरियाणा में है ना, हरियाणा में है। कालीबंगन आपका राजस्थान में है, क्योंकि घग्गर नदी किनारे यहाँ से जुती हुई खेत के हमें प्रमाण मिलते हैं। आपका धौलावीरा है ना, धौलावीरा है। नागेश्वर, बालाकोट से हमें शंख निर्माण वगैरह जैसी चीजों से पता चलता था कि सबसे बड़ा यहाँ शंख निर्माण के द्वारा होता था। लोथल में हमें बंदरगाह, ये भी गुजरात में है, ये भी गुजरात में है। धौलावीरा भी गुजरात में ही है ना बेटा। रंगपुर, नागेश्वर, ऐसे स्थल जहां ये देखने को हमें मिलते हैं, और अन्य अन्य जगह से भारत के ज्यादातर आपको देखने को मिलना होंगे। भारत का जो उत्तर पश्चिमी हिस्सा है, ज्यादातर उत्तर पश्चिमी हिस्सा जो है दिख रहा होगा आपको, इस उत्तर पश्चिमी स्थल से ही क्या मिलते हैं आपको। ये मैं पाकिस्तान वाले हिस्से में दिखा रहा हूँ आप सबको, लेकिन वो भारत को ही दिखाया जा रहा है। यहाँ से मैं फिर से एक बार दिखा दे रहा हूँ, वरना आपको ये लगेगा ये पाकिस्तान वाले हिस्से में दिखा दिया। अब वो पाकिस्तान वाला हिस्सा भारत का ही था, तो ये भारत का जो हिस्सा था उसके अनुसार मैं दिखा रहा हूँ। 1947 से पहले ये जो हिस्सा भारत का ही था पहले। तो ये उत्तर पश्चिमी हिस्से में हमें ज्यादातर हड़प्पा के जो स्थल है वो देखने को
मिलते हैं, जिनकी रिसर्च आज भी चल रही है, पुरातत्व विभाग ने आज भी देख रहा है। तो देखिए अब यहाँ पर एक बगल से आपके सामने एक पैरा दिया है, आप इसे भी ध्यान से देख सकते हैं। बेटा ये क्यों दिया है, इसको हम बताने से पहले आपको यहीं पर एक कुछ चीज बताने वाले हैं, यहीं पर आपको कुछ चीज बताने वाले हैं, जिसमें 2-3 चीजें हम क्लियर कर लेंगे इतिहास पढ़ने के लिए जो जरूरी होनी चाहिए। चलो यहाँ पढ़ाते हैं, देखो समझाते हैं, ध्यान से देखना है सबको, ध्यान से समझना है बेटा, ये जरूरी चीज है जो मैं बताने वाला हूँ। इतिहास में आपको जो सबसे ज्यादा परेशान करेगा, जिन्होंने इसका बेसिक नहीं समझा होगा, और जिन विद्यार्थियों ने समझ लिया बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं समझा उनका यहाँ क्लियर हो जाएगा। तो देखो बेटा, इतिहास में काल गणना या समय सारणी का निर्धारण कैसे होता है उसके बारे में यहाँ हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे यहाँ जो समय चल रहा है, आपने अपनी किताब में पढ़ा होगा, जब भी आप कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं की इतिहास पढ़ के आए होंगे, राजनीति पढ़ के आए होंगे, तो उसमें आपको पता है बीच बीच में ईसा पूर्व, ईसवी जैसे चीजें देखने को मिलती हैं, और फिर आप कंफ्यूज हो जाते होंगे। फिर आप कंफ्यूज क्यों हो जाते होंगे, क्योंकि ईसा पूर्व में जो चीजें हैं वो हमेशा बढ़ते क्रम से घटते क्रम की ओर चलती, बढ़ते क्रम से घटते क्रम की ओर चलती। फिर आपको समझ में नहीं आता कि होता क्या। और ईस्वी में तो भैया छोटे से बड़े की ओर ही चलते हैं, छोटे से बड़े की ओर ही चलते हैं। तो आए हम 3 चीजें क्लियर करेंगे, एक तो आपका ईसा पूर्व, एक आपका ईस्वी, और एक आपका शताब्दी, और इसी को कह देंगे सदी। देखो कैसे करने वाले, आपका जो इतिहास है उसकी काल गणना बेटा, क्योंकि उस समय ज्यादातर पश्चिमी देशों का जो दबदबा था, पश्चिमी देशों का जो माना जाता है प्रभुत्व था, जिसकी वजह से यहाँ पर ईसाई धर्म का प्रभुत्व था। तो ईसाई धर्म के जो प्रमुख हुए, ईसाई धर्म के जो लोग जिन्हें भगवान मानते हैं और जिनका नाम है ईसा मसीह, क्या नाम है, ईसा मसीह, जीसस जिन्हें कहा जाएगा, ईसा मसीह। तो बेटा ईसा मसीह क्यों कह रहे हैं, आप कुछ लोग सोच रहे हैं सर ईसा मसीह क्यों कह रहे हैं आप, क्योंकि यह समय सारणी ईसा मसीह से संबंधित है। ईसा मसीह का जन्म जब इन्हें नहीं पता चला तो हमने 0 माना, क्या माना, 0 माना, क्या माना बेटा, 0। अब ध्यान से देखना, यहाँ ये बहुत ज्यादा बेसिक जरूरी है हिस्ट्री का। तो ईसा मसीह का जन्म हमने मान लिया कितना है, हमने मान लिया 0 है, कितना है, हम माने ले रहे हैं बीचों बीच, यहाँ कितना है, मान लिया 0। अब हम सर ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं, तो ईसा मसीह के जन्म से शुरुआत होती है। अब जन्म के पहले का समय, जन्म के, यहां लिख दे रहे हैं, जन्म के पहले का समय, और इधर प्लस ही चलता, आपने गणित में बहुत बार पढ़ी होगी, हमेशा दाएं हाथ में धनात्मक और बाएं हाथ में ऋणात्मक चलती है। तो जन्म के पहले का समय, और ये है जन्म के बाद का समय। आप समझते हैं, तो होता क्या है, ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को, जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व कहा गया। क्या कहा गया, क्या कहा गया बेटा, ईसा पूर्व कहा गया। और जन्म के बाद वाले समय को, ध्यान से देखना है, जन्म के बाद वाले समय को कहा जाएगा ईस्वी। क्या कहा जाएगा, ईस्वी। अब ये सर ईसा पूर्व और ईस्वी हमें बहुत कंफ्यूज करता है, आखिर हम इसे कैसे सही करें। तो इधर मैंने बोला है, इधर बढ़ते से घटते क्रम में चलते हैं, और इधर घटते क्रम से बढ़ते क्रम में चलते हैं। क्यों, देखो माना यह जाता है कि ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय हमें ऐसे चलते हैं, माइनस में चलते हैं, है ना। अब हम 1 से 2 की तरफ नहीं, बल्कि 6 से 5 की ओर चलेंगे। तो 6 से 5, फिर 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, इस तरीके से हम इधर चलते हैं। तो ऐसे 6 से 5, 4, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1 की तरफ चलते हैं। इसीलिए हम कहते हैं हम 6 से 5 की ओर चलेंगे, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1। तो लोग कहते हैं कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ, इसके बारे में यहाँ बात की गई है, ठीक है बेटा। और इधर जो होता है वो प्लस में चलता है, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलता है, और जो हम कहते हैं चलना है। और इसको अंग्रेजी में कहा गया BC,
ईशा पूर्व, यहाँ लिखे थे, यहाँ जगह नहीं है, तो ईशा पूर्व को अंग्रेजी में बीसी कहते हैं। बीसी का मतलब क्या होता है बेटा? बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट। और ईसवी को क्या कहा गया? ईसवी को कहेंगे हम एडी, एडी। और एडी को क्या कहा गया बेटा? एनो डोमिनी, एनो डोमिनी। अब वर्तमान समय में हम बीसी का एक नाम और बोलने लगे हैं, जिसे हम यहाँ बीसीई कहने लगे हैं। एक नया प्रचलन बड़े लेवल पे हम बिफोर क्राइस्ट को ही क्या कहने लगे हैं? तो इसे कहते हैं हम बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा। अब एक बात देखो, ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय और ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय, अब ये दो वर्गों में बटा। अब हमने कहा कि अगर आपसे कोई कहता है कि भाई 1900 से लेकर 1600 ईसा पूर्व, तो अब हो रहा है इधर से इधर, इधर से इधर, मतलब बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर, और इधर तो सीधा सीधा है ही, इधर कोई समस्या आनी नहीं। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने केवल इतना देखा कि यहाँ पर आपका पूरा बेसिक आपको बताएगा। अगले दिन हम फिर से इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और इस चैप्टर को बहुत जल्द आप सबके बीच में एक्सप्लेन करके लाएंगे। उम्मीद है कि आप सब पढ़ते रहें। जो भी चीजें समझ में आ रही हैं उन्हें कमेंट में लिखिए, जो नहीं आ रही हैं उन्हें भी लिखिए, और आप सब अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, ताकि और भी विद्यार्थी इसका लाभ उठा पाए। आज के लिए इतना ही। कनावर करियर इंस्टीट्यूट आप सबके लिए हमेशा तत्पर खड़ा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।